जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का दूसरा क्लास देखा था, जहाँ पे फोर्स और फोर्स से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करा था, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग संवेग की बात करेंगे, संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है इसको देखेंगे, साथ ही साथ प्रतिघाती वेग क्या होता है और आवेग क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो सेशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग इन सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। आपका जो पहला टॉपिक है वो है सर संवेग, और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि संवेग को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि संवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी कहेंगे कि संवेग क्या होता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का जो गुणनफल होता है उसी को क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है सर, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कितना है सर, m है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है m द्रव्यमान वाला, ये v वेग से क्या है सर, गतिमान है। ये जो आपका m द्रव्यमान वाला ऑब्जेक्ट है ये v वेग से गतिमान है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस वस्तु का संवेग क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर इसका जो संवेग होगा वो इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं कि वस्तु का जो संवेग है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है सर मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, संवेग का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा सर, केजी मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि संवेग कौन सा राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, आप सभी याद रखेंगे कि 100 से संवेग होता है और सर 100 से क्या होता है, तो सर 100 से ही सदिश होता है। तो संवेग आपका क्या है, तो संवेग सदिश राशि है। क्या है सर, सदिश राशि है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वस्तु के गतिज ऊर्जा और संवेग में भी क्या होता है, संबंध होता है, और इस संबंध से भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, तो आप चाहें तो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। क्या नोट डाउन करेंगे सर, कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, या गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, संवेग में संबंध। आप सबों को मालूम होगा कि गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर के यानी कि गतिज ऊर्जा जो होता है वो p²/2m के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो p²/2m के बराबर होता है। और ये p क्या है, तो सर ये p वस्तु का संवेग है। क्या है सर, वस्तु का संवेग है। और ये m क्या है, तो सर ये वस्तु का द्रव्यमान है। तो आपसे जब भी कोई ये पूछे कि वस्तु के गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, आप सभी कहेंगे k इक्वल टू p²/2m होता है। अगर आपको ये दोनों ही फार्मूला मालूम है तो इस टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत की, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत की।
अब आप सभी कहेंगे कि क्या सर हमको इसका प्रिंसिपल याद करना होगा? जी नहीं, आपको इसका प्रिंसिपल बिल्कुल भी याद नहीं करना है। बस आपको वो फार्मूला याद रखना है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है सर? नियत रहता है, फिक्स रहता है। तो जब भी संवेग संरक्षण की बात करी जाएगी तो आप सभी क्या समझेंगे? आप सभी समझेंगे कि किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है। यह दो वस्तु जब एक दूसरे से टकरा जाते हैं तब दोनों ही वस्तु का जो टक्कर से पहले का संवेग होता है और टक्कर के बाद का जो संवेग होता है वो क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आप सभी कहेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका कोई गेंद है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए, और ये आपका दूसरा कोई बॉल है जिसका नाम हम क्या रख देते हैं सर? बी। मान लेते हैं कि इस ए बॉल की द्रव्यमान कितनी है सर? m1 है, और ये क्या है सर? u1 वेग से गतिमान है। ये जो आपका ए बॉल है इसका द्रव्यमान m1 है और ये अपने प्रारंभिक वेग u1 से क्या है सर? गतिमान है। आपका जो दूसरा बॉल है इसका द्रव्यमान मान लेते हैं हम लोग m2, और ये जो है अपने प्रारंभिक वेग u2 से क्या है सर? गतिमान है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर इसका जो संवेग हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति में वो क्या हो जाएगा? तो सर इसका संवेग हो जाएगा m1u1। क्या हो जाएगा? m1u1। और इस वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर इसका संवेग हो जाएगा m2u2। ध्यान में रखिएगा ये दोनों वस्तु सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है ये दोनों वस्तु क्या हो जाए सर? आपस में टकरा जाए। ये दोनों वस्तु क्या हो जाए सर? आपस में टकरा जाए। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर जैसे ही ये टकराएगा इसका द्रव्यमान तो सेम रहेगा लेकिन दोनों का वेग बदल जाएगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? ये जो आपका m1 द्रव्यमान वाला बॉल है और ये जो आपका m2 द्रव्यमान वाला बॉल है, जब दोनों टकराता है, जब दोनों क्या होता है सर? टकराता है, तो जो दोनों का वेग है उसमें क्या हो जाता है सर? चेंजिंग हो जाता है। m1 द्रव्यमान वाले बॉल का जो वेग हो जाता है वो आपका v1 हो जाता है, और m2 द्रव्यमान वाले जो बॉल है उसका जो वेग होता है वो क्या हो जाता है सर? v2 हो जाता है। आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि जैसे ही दो बॉल आपस में टकराया तो दोनों का वेग क्या हो गया सर? चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर टक्कर के बाद जो ए ऑब्जेक्ट का संवेग होगा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर m1v1 हो जाएगा, और टक्कर के बाद जो m2 ऑब्जेक्ट का संवेग होगा वो क्या हो जाएगा? तो गुरुजी m2v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m2v2 हो जाएगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग, टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? नियत रहता है, फिक्स रहता है। आप कहेंगे सर इसको लिखेंगे कैसे? तो मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग, यानी कि टक्कर से पहले इसका जितना संवेग है और इसका जितना संवेग है दोनों का योग, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2। ये क्या हो गया सर? दोनों ही बॉल का टक्कर से पहले का कुल संवेग हो गया, और जब टकराया तो सर ए बॉल का संवेग क्या हो जा रहा है? तो सर m1v1 हो जा रहा है, और जो आपका बी बॉल है उसका संवेग क्या हो जा रहा है? तो सर m2v2 हो जा रहा है। सर यही तो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पहले का जो कुल संवेग होता है और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है वो दोनों क्या रहता है सर? बराबर होता है, नियत होता है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि सर संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग और वस्तु का अंतिम संवेग दोनों क्या होता है? नियत होता है। तो आप इस रिलेशन को भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग होता है और वस्तु का जो अंतिम संवेग होता है दोनों क्या होता है? नियत रहता है। यानी कि m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2v2 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि संवेग संरक्षण सिद्धांत से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसके लिए आपका ये दोनों फार्मूला क्या है सर? इनफ है, और ये दोनों ही फार्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से बना सको। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रतिघाती वेग की, रिक्वायल वेलोसिटी की। लेकिन उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिघाती वेग की, रिक्वायल वेलोसिटी की।
आप सभी कहेंगे कि सर ये क्या होता है। मेरे मित्र, जब किसी राइफल से या बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आपका आगे की ओर जाता है और बंदूक पीछे की ओर आता है। तो जो बंदूक आपका पीछे की ओर आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिघाती वेग कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रतिघाती वेग कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब किसी राइफल या बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली जैसे ही बाहर निकलती है तो बंदूक के द्वारा एक झटका दिया जाता है। बंदूक के द्वारा क्या होता है सर, एक झटका दिया जाता है और यही जो झटका है इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिघाती वेग बोला जाता है। इंग्लिश में रिकॉइल वेलोसिटी बोला जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रतिघाती वेग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सर बड़ा वाला v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रतिघाती वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सर प्रतिघाती वेग के लिए फॉर्मूला होता है v = -mv/m। क्या होता है सर, -mv/m। ध्यान में रखिएगा कि ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है सर, ये माइनस साइन बता रहा है कि जो बंदूक का संवेग होगा या राइफल का संवेग होगा वो गोली के विपरीत दिशा में होगा। यानी कि गोली आगे बढ़ेगी तो आपका जो राइफल या बंदूक होगा वो क्या होगा, पीछे की ओर आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ये माइनस साइन क्या बताता है, ये माइनस साइन बताता है कि प्रतिघाती वेग जो होगा वो गोली के विपरीत दिशा में होगा। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे हम समझे नहीं कि ये कैपिटल V = -mv/m होता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कह रहे हैं, आप सभी कह रहे हैं सर जब बंदूक से गोली चलाया जाता है तब बंदूक पीछे की ओर आता है और उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघाती वेग कहते हैं। तो भाई रे, यहाँ पे ये छोटा वाला m है और ये क्या है सर, बड़ा वाला m है। तो ये बताओ कि बंदूक बड़ा कि गोली बड़ा। आप कहेंगे सर बंदूक बड़ा होगा। तो सर बंदूक का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपका कैपिटल M है ये क्या है सर, तो सर ये बंदूक का द्रव्यमान है। क्या है, ये बंदूक का द्रव्यमान है। और ये जो आपका छोटा वाला m है आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी समझ गए होंगे कि गुरुजी ये गोली का द्रव्यमान होगा। क्या होगा सर, गोली का द्रव्यमान होगा। और ये जो आपका छोटा वाला v है ये क्या होगा, तो सर गोली वेग से निकलती है, यानी कि ये जो छोटा वाला v है ये क्या है सर, गोली का वेग है। क्या है सर, गोली का वेग है। और आपके ग्रुप डी एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्रतिघाती वेग क्या होगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में इसी फॉर्मूला से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सबों के माइंड में तो ये सेट रहता है कि सर प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला v = -mv/m होता है। लेकिन कभी कभी आपसे सीधे प्रतिघाती वेग ना पूछ करके आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे बंदूक का द्रव्यमान पूछा जाएगा तो उस स्थिति में आपके क्वेश्चन में प्रतिघाती वेग दिया हुआ रहेगा, गोली का द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा और गोली का वेग दिया हुआ रहेगा। तब क्या पूछा जाएगा, बंदूक का द्रव्यमान। तो आप तो आसानी से निकाल लीजिएगा। साथ ही कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपसे गोली का द्रव्यमान भी पूछ दिया जाए। तो आप सभी क्या कहेंगे, सर हमारे क्वेश्चन में प्रतिघाती वेग दिया हुआ रहेगा, बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा और गोली का वेग दिया हुआ रहेगा, तो हम गोली का द्रव्यमान आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो बस आपको मैं ये समझाना चाहता था, ये जितने भी यहाँ पे क्वांटिटी यूज हुए हैं इन चारों में से कोई 3 मालूम हो तो एक को आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा एक और खास बात कि प्रतिघाती वेग को ही क्या कहा जाता है, प्रतीक्षित वेग भी कहा जाता है। प्रतिघाती वेग को ही क्या कहा जाता है, प्रतीक्षित वेग भी कहा जाता है। और इंग्लिश में तो आप सबों को मालूम है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका आवेग। मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि आवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुरुजी आई या फिर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई या फिर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेग क्या होता है, तो सर किसी वस्तु पर जो थोड़े समय के लिए बल लगता है, किसी वस्तु पर जो थोड़े समय के लिए बल लगता है, तो सर लगा हुआ बल और जितना समय के लिए बल लग रहा है दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर J = क्या होता है, FT होता है। J = क्या होता है सर, FT होता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ आवेग क्या है, इम्पल्स क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगा बल और जितने समय के लिए वो बल लग रहा है दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि सर जो आपका आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं क्या कि सर आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, FT होता है, और संवेग में परिवर्तन तो हम लोग P2 - P1, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि आप देख रहे हैं कि J = FT होता है,
तो आप सभी ये भी तो कहते हैं सर F इक्वल टू एम ए होता है, तो आप सभी ये भी कह सकते हैं सर J इक्वल टू एम ए टी हो जाएगा। J इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए टी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये एम ए कहाँ से आया है, तो आप सभी ने पीछे के सेशन में देखा है फोर्स के लिए क्या फार्मूला होता है, तो सर वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बस मैंने यहाँ पे जो फोर्स था उसको एम ए के रूप में लिख दिया है और कुछ नहीं करा है। ये फार्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि आवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप सभी कहेंगे सर फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और टाइम को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मात्रकों का जितना भी पद्धति है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक समय ही ऐसा भौतिक राशि है, मात्रकों के जितने भी पद्धति आपके पास है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक समय ही ऐसा भौतिक राशि है जिसका हर एक मात्रकों की पद्धति में यूनिट जो है सर वो समान है, यानी कि सेकेंड ही है। सीजीएस में भी समय सेकेंड में ही मापा जाएगा, एफपीएस में भी समय सेकेंड में ही मापा जाएगा और एमकेएस में भी क्या होगा सर, समय सेकेंड में ही मापा जाएगा। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। खैर आपको ध्यान में रखना है कि आवेग का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड होगा। क्या होगा सर, न्यूटन सेकेंड होगा। साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि, आप सभी कहेंगे सर आवेग जो है ये एक सदिश राशि है। क्या है सर, सदिश राशि। मेरे मित्र अगर आपको संवेग, संवेग संरक्षण सिद्धांत, प्रतिघाती वेग और आवेग से इतना सारा फॉर्मूला मालूम है तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब 100% दे पाएंगे। आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। बताइए नहीं सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 80 केजी दिया हुआ है, वस्तु का वेग कितना दिया हुआ है, 60 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका संवेग क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि P इक्वल टू क्या होता है, तो सर mv होता है। मास के जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो सर 80 केजी रखेंगे और वेग की जगह हम लोग सर 60 मीटर पर सेकंड रखेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर ये 4800 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग संवेग का यूनिट लगा देंगे केजी मीटर पर सेकंड। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि केजी मीटर पर सेकंड को हम लोग एक और रूप में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये हुआ इसको हम लोग केजी मीटर बटा सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, केजी इंटू मीटर बटा सेकंड लिख सकते हैं। मेरे मित्र जब इस s को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो आप सभी क्या कहिएगा, आप सभी कहिएगा कि सर ये हो जाएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये भी क्या हो जाता है सर, संवेग का ऐसा यूनिट हो जाता है। तो आप देखिए कि आपके किस ऑप्शन में 4800 केजी मीटर पर सेकंड है। आप सभी कहेंगे सर ये चीज़ ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, तो सर m इक्वल टू m/2 है और इसी वस्तु का वेग कितना है, तो सर वेग इसका 2v है। आपसे पूछा जा रहा है कि संवेग क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर संवेग इक्वल टू mv होता है, यानी कि मास इंटू v होता है। आपके क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है, तो गुरुजी m/2 दिया हुआ है। v कितना है सर, तो 2v दिया हुआ है। ये दो और ये दो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा और आप कहेंगे सर संवेग इक्वल टू हो जाएगा mv। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो डैश। आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है इसका त्वरण दोगुना हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है इसका संवेग दोगुना हो जाता है, चौथा ऑप्शन है इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। क्या होगा इसका आंसर। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु की चाल को दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। भाई मेरे आप सभी कहते हो कि सर स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है mgh।
जहाँ पे वस्तु के चाल से हमको कोई लेना देना नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका चला गया। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है इसका त्वरण 2 गुना हो जाता है। आप सभी कहते हैं कि सर a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। और हम लोग क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सीधे सीधे चाल से अफेक्टेड नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर ये भी चला गया। आपका तीसरा ऑप्शन है इसका संवेग 2 गुना हो जाता है। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर जब कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट, जब कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट v वेग से गतिमान होता है, कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट v वेग से गतिमान होता है, तो सर उस वस्तु का संवेग कितना होता है। आप सभी कहते हैं सर mv होता है। कितना होता है, mv होता है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु के चाल को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि जब हम लोग v इक्वल टू क्या ले लें सर, v इक्वल टू 2v ले लें, यानी कि चाल को 2 गुना कर दें, तब इसका नया संवेग क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर नया संवेग को हम लोग p डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग क्या लिखेंगे सर, m इंटू चाल को यहाँ पे 2 गुना कर दिया जा रहा है तो 2v लिखेंगे। तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p डैश इक्वल टू 2 इंटू एम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p डैश इक्वल टू यानी कि नया संवेग इक्वल टू 2 इंटू एम भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एम भी क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर जब वस्तु का द्रव्यमान m था और वस्तु v वेग से गतिमान था, तब उसका संवेग कितना था सर, m भी था। तो क्या हम इस m भी के जगह ये p लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लीजिए p डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि जब वस्तु के चाल को 2 गुना कर दिया जा रहा है, जब वस्तु के चाल को क्या कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है, तब संवेग क्या हो जा रहा है, तो सर संवेग भी क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आप सबों को मालूम है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। जब आप इसको 2 गुना करेंगे, किसको, वेग को 2 गुना करेंगे, ये हो जाएगा हाफ m इंटू 2v²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर ये हो जाएगा हाफ m इंटू 4v²। यानी कि जब वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ mv²। यानी कि जब वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है सर, 4 गुनी हो जाती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2 kg मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 5 kg मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 kg मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 0.33 kg मीटर पर सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है इसी सेशन में कि वस्तु के गतिज ऊर्जा और उसके संवेग में भी क्या होता है सर, संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे ke इक्वल टू p²/2m होता है। बस यही फार्मूला लगाना है यहाँ पे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम है। और वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना है, तो सर वस्तु का गतिज ऊर्जा 10 जूल है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, संवेग क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो वस्तु का द्रव्यमान है वो ग्राम में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे। और केजी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो सर 1000 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ये 00 सेटल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.2 kg। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया सर, 0.2 kg हो गया। गतिज ऊर्जा कितना है, 10 जूल है। आपको क्या निकालना है, संवेग निकालना है। आप सभी क्या कहेंगे, सर हम लोगों ने पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, p²/2m होता है। जहाँ पे p क्या है, वस्तु का संवेग है, और m क्या है सर, तो द्रव्यमान है। ध्यान में रखिए, आपके क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, 10 जूल दिया हुआ है। हमको तो संवेग निकालना ही है, यानी कि p² निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान 0.2 kg है, तो 2 इंटू 0.2 हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर ये p² इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 0.2। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 10 क्या होगा, सेटल हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। p इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, √4 होगा। वैल्यू कितना आएगा सर, 2 आएगा। तो आप बताइए कि वस्तु का संवेग कितना होगा। आप सभी कहेंगे सर 2 kg मीटर पर सेकेंड।
तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि संवेग इक्वल टू p दिया हुआ हो और वेग इक्वल टू v दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? बताइए। ना बनेगा? आसानी से बनेगा। आप सभी कहेंगे कि सर संवेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv। हमसे पूछा जा रहा है कि m क्या होगा, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हम सभी कहेंगे सर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बाई v हो जाएगा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बाई v हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी पिस्तौल से, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये आपका कोई एक पिस्तौल है और इस पिस्तौल से एक 20 ग्राम की गोली, ये जो आपका गोली है इसका मास कितना है? तो सर इसका मास 20 ग्राम दिया हुआ है और ये क्षैतिज रूप से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई गई है। पिस्तौल से ये जो 20 ग्राम की गोली है ये 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से चलाई गई है और इस पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है? तो सर 3 kg है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, यानी कि कैपिटल V इक्वल टू व्हाट? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर हम लोगों ने पढ़ा है कि सर प्रतिघाती वेग जो होता है वो -mv बटा m होता है। प्रतिघाती वेग क्या होता है सर? फॉर्मूला v इक्वल टू -mv बटा m, जहाँ पे m क्या है सर? ये तो सर ये छोटा वाला m है तो गोली का द्रव्यमान होगा। ये v क्या है सर? तो ये सर छोटा वाला v है तो गोली का वेग होगा। और यहाँ पे ये बड़ा वाला m है तो ये क्या हो जाएगा? बंदूक का द्रव्यमान हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में सारा डेटा दिया हुआ है, बस आपको सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग? केजी में बदलेंगे। तो 20 बटा क्या हो जाएगा सर? 1000 हो जाएगा। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.02 kg। अब कहेंगे कि सर सारा यूनिट सेम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारा वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। माइनस आपका जो गोली का द्रव्यमान है वो कितना है? 0.02 kg है। इनटू क्या हो जाएगा? गोली का वेग कितना है सर? 150 मीटर पर सेकेंड है। और बंदूक का द्रव्यमान कितना है सर? यानी कि पिस्टल का द्रव्यमान कितना है? 3 kg है। तो यहाँ पे लीजिए 3 रख देते हैं। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा। 150 दूना कितना होता है? 300 होता है और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि बंदूक का जो प्रतिघाती वेग होगा वो कितना होगा? -1 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा सर? -1 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश है। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? मेरे मित्र, आसानी से बना सकते हैं। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी ट्रैफिक लाइट पर कोई एक कार खड़ा है। ध्यान दीजिए, फिर कहा जा रहा है कि इस कार को पीछे से कोई 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही ट्रक क्या कर रहा है सर? धक्का दे रहा है। और आपके क्वेश्चन में ट्रक का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। कितना सर? 2000 kg। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्रैफिक लाइट पे कोई कार खड़ी है और इस कार को पीछे से कोई 2000 kg का ट्रक जो कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है वो क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। और जैसे ही धक्का देता है तो दोनों एक साथ किस वेग से चल पड़ते हैं? तो सर दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चल पड़ते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कार का द्रव्यमान क्या होगा? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम लोग ट्रक के द्रव्यमान को क्या मानेंगे? तो सर ट्रक के द्रव्यमान को m1 मान लेते हैं।
क्या मानेंगे सर, m1 मान लेते हैं। और ट्रक का जो ये वेग है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं सर, v1 मान लेते हैं। और कार का जो द्रव्यमान है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं सर, m2 मान लेते हैं। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये m2 क्या होगा, m2 इक्वल टू व्हाट। आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, m2 इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिए, आप सभी कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ध्यान दीजिएगा कि आपका जब ये ट्रक कार से टकरा रहा है तो ट्रक और कार दोनों एक साथ किस वेग से जा रहा है, तो सर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो m1 है वो कितना है, तो गुरुजी 2000 है। ट्रक का द्रव्यमान आप कितना माने हैं, 2000 kg। v1 कितना है, तो आप सभी कहेंगे सर 10 माने हैं। यहाँ पे आपका क्या निकालना है सर, m2 निकालना है मेरे मित्र। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जब आपका ट्रक और कार दोनों टकराएगा तो दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर जब दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों का द्रव्यमान भी आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो क्या हम m2 के जगह पे m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों में टक्कर होगा तो दोनों का द्रव्यमान एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो m1 जो होगा और m2 जो होगा वो दोनों कंबाइन रूप से होगा। तो हम लोग m2 के जगह m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर दोनों के लिए तो वेग एक ही है, दोनों का अंतिम वेग क्या है सर, तो दोनों 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर ये तो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सर ये 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000। आपके क्वेश्चन में m1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 2000 kg दिया हुआ है। लीजिए हम यहाँ पे 2000 अब प्लस m2 कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा आपका गुना 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर ये 20,000 हो जाएगा। और इधर जो है जब 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16,000 हो जाएगा। अब प्लस 8m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 8m2 हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर इस 20,000 में से जब 16,000 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा। तो लीजिए सर माइनस कर दे रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गुरुजी, 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये हो जाएगा सर 4,000 इक्वल टू 8 इंटू m2। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर 508 कितना होता है, 4000 होता है, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 500 kg हो जाएगा। यानी कि ये जो कार है इसका द्रव्यमान कितना होगा, आप सभी कहेंगे सर 500 kg हो जाएगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कोई विशेष काम नहीं करा है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि कोई कार जो है वो ट्रैफिक लाइट पे खड़ी थी, पीछे से कोई ट्रक आ रहा है जिसका द्रव्यमान 2000 kg है और वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। वो कार को क्या कर दे रहा है सर, ठोक दे रहा है। जैसे ही कार को ठोक रहा है तो कार को ले ले वो चल रहा है। यानी कि कार और ट्रक दोनों का जो अंतिम वेग है वो कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कार का द्रव्यमान क्या होगा। भाई मेरे जब दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक दूसरे से सटा हुआ होगा और दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा सर, कुल योग के रूप में होगा। तो हम लोग m2 इक्वल टू क्या कह सकते हैं, m1 प्लस m2 हो जाएगा। बस यही चीज मैंने करा है और सारा डाटा दिया हुआ था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे सर आसानी से बन जाएगा। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो सर वस्तु का द्रव्यमान 50 kg दिया हुआ है और वेग कितना दिया हुआ है, तो सर 6 मीटर पर सेकेंड। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 kg मीटर पर सेकेंड। आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सब टाइप के जो प्रश्न होंगे उसको आप ऐसे ही फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, बस फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक बंदूक 50 ग्राम की गोली को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। इस कारण बंदूक 1 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है। बंदूक का द्रव्यमान होगा, क्या होगा इसका आंसर।
आप सभी कहेंगे कि सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई बंदूक है जो 50 ग्राम की गोली को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ रहा है, जिसके चलते बंदूक का जो प्रतिघाती वेग है वो क्या है सर, 1 मीटर पर सेकंड है। तो हमसे पूछा जा रहा है बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, छोटा वाला m यानी कि गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर, 50 ग्राम दिया हुआ है, और छोटा वाला v यानी कि गोली किस वेग से जा रही है, तो आप कहेंगे सर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। बंदूक आपका किस वेग से पीछे की ओर आ रहा है, तो सर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे की ओर आ रहा है। ये आपका जो कैपिटल v है ये क्या है सर, तो सर ये प्रतिघाती वेग है। ये बंदूक का क्या है सर, प्रतिघाती वेग है। और ध्यान में रखिएगा कि प्रतिघाती वेग हमेशा क्या होता है सर, तो माइनस चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि ये बताता है कि प्रतिघाती वेग गोली के वेग का क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो आप कह सकते हैं कि v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल M इक्वल टू वाट, यानी कि बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर प्रतिघाती वेग इक्वल टू होता है -mv/m। क्या होता है सर, -mv/m। ध्यान दीजिए आपके क्वेश्चन में प्रतिघाती वेग कितना दिया गया है, तो सर 1 मीटर पर सेकंड। तो लीजिए यहाँ पे हम लोग -1 मीटर पर सेकंड लिख दे रहे हैं। आपके क्वेश्चन में गोली का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। क्या करेंगे सर, केजी में बदलेंगे। जब आप इसको केजी में बदलेंगे तो आप कहेंगे सर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 0.05 केजी। यानी कि यहाँ पे गोली के द्रव्यमान के जगह आप कितना लिखेंगे, 0.05 केजी लिखेंगे। और जो आपका गोली का वेग है वो कितना है सर, 30 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे हम लोग 30 लिखेंगे, बटा क्या हो जाएगा सर, तो सर हमको तो बंदूक का द्रव्यमान निकालना ही है, तो लीजिए हम बटा m लिख देते हैं। आप कहेंगे सर ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी कहेंगे कि सर m इक्वल टू हो जाएगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे m इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 30। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 10 हो जाएगा, और 10 तिया कितना हो जाता है 30, 5 तिया 15, यानी कि आपका जो बंदूक है उसका द्रव्यमान कितना होगा, 15 केजी होगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है। जब इस पर एक बल 0.1 सेकंड तक कार्य करता है, आवेग है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 न्यूटन सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 0.1 न्यूटन सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 0.3 न्यूटन सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 1.2 न्यूटन सेकंड। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई गेंद है जिसका द्रव्यमान कितना है सर, 150 ग्राम है। मेरे मित्र ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, केजी में बदलेंगे। केजी में बदलने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.15 केजी। कितना हो जाएगा सर, 0.15 केजी। फिर कहा जा रहा है कि इस गेंद का त्वरण कितना है, तो सर इस गेंद का त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। साथ ही इस पे कोई बल है जो कितना देर तक कार्य कर रहा है, तो 0.1 सेकंड तक कार्य कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि गेंद का आवेग क्या होगा। गेंद का आवेग यानी कि J इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों ने पढ़ा है अभी जस्ट कि J इक्वल टू क्या होता है, तो सर F इंटू टी होता है। यानी कि बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में तो बल दिया ही नहीं गया है, तो हम लोग बनाएंगे कैसे। मेरे मित्र मैंने आपको जस्ट बताया है कि सर F इक्वल टू क्या होता है, तो सर F इक्वल टू ma होता है। तो क्या हम इस F के जगह ma रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हम लोग लिख सकते हैं सर J इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू a इंटू टी हो जाएगा। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है और गेंद का त्वरण दिया हुआ है। आप सभी कहेंगे सर तब तो ये बन जाएगा। ध्यान दीजिए जब हम लोग इस फॉर्मूला में इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर गेंद का द्रव्यमान है 0.15 केजी और गेंद का त्वरण कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय सर तो 0.1 सेकंड। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर ये 15 दूना 30 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप कहेंगे ये जीरो भी क्या हो जाएगा सर, सेटल हो जाएगा। ये हो गया 3/10 जिसको हम लोग 0.3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग आवेग का यूनिट लगा देंगे 0.3 न्यूटन सेकेंड।
तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 3 केजी की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? मेरे मित्र, आप सभी इसको आसानी से बना सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सॉल्व करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 केजी द्रव्यमान का पिंड क्षैतिज दिशा में 50 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। 250 केजी का द्रव्यमान इस पर रख दिया जाता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई पिंड है यानी कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 1000 केजी है और ये किस वेग से गतिमान है? तो सर ये 50 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इसी वस्तु पर क्या कर दिया जा रहा है? सर 250 केजी द्रव्यमान और रख दिया जा रहा है। 250 केजी द्रव्यमान और रख दिया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पिंड का अंतिम वेग क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? भाई मेरे, अभी जस्ट आपने इसी सेशन में देखा है। क्या देखा है सर? कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 v2 हो जाएगा। m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 v2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका m1 क्या होगा? तो सर वस्तु जो है आपका पहले कितना द्रव्यमान का है? तो 1000 केजी का है और किस वेग से गतिमान है? 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। तो m1 हो जाएगा आपका 1000 अगुना v1 कितना हो जाएगा? तो सर 50 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कहा जा रहा है कि वस्तु पर 250 केजी द्रव्यमान रख दिया जाता है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो जब द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो आप सभी क्या कहेंगे? सर ये 1000 और ये 250 दोनों मिल करके कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। यानी कि पिंड का जो नया द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? आप सभी कहेंगे सर 1250 केजी होगा और v2 तो आपको निकालना ही है। आप कहेंगे सर v2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 अगुना 50 बटा 1250। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर? 25 25 125 और आप सबों को मालूम है कि क्या होता है सर? 25 और 40 जो होता है वो 1000 होता है। तो आप सभी कहेंगे पिंड का अंतिम वेग कितना होगा? 40 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसको बड़े ही आराम से और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस।